नमस्कार साथियों, परिश्रम क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। अभी हमने राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ तथ्यों की चर्चा के लिए मैंने कहा था। एक लाइव क्लास उसकी आ चुकी है, यानी कि एक वीडियो परिश्रम क्लासेज के YouTube चैनल पर उसको मैं डाल चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट। और उस पार्ट में हमने चर्चा की थी कि संविधान निर्माण की परंपरा या विश्व को इस संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों में ये जो वर्तमान संविधान जिसके कानूनों के तहत या जिसके दायरे में रहते हुए विश्व की सरकारें चल रही हैं और विश्व की जनता अपने सुख को भोगने का कार्य कर रही है या अपने जीवन को यापन करने का कार्य कर रही है। मैंने पहले बताया था कि राजा महाराजा हुआ करते थे, अपनी मर्जी से शासन किया करते थे। उनकी मर्जी के शासन ने जनता के साथ या जनता के ऊपर इतने अत्याचार किए कि एक अच्छा शासक आता था, उसके कथन ही कानून होते थे। एक बुरा शासक आता था, जनता दो पाटों के बीच में खींच रही थी, पिस रही थी। उस समस्या का समाधान करने के लिए जनता ने सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर एक उग्र आंदोलन किया, जिसको उदारवादी क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहते हैं। और विश्व में पहला संविधान इंग्लैंड ने बना के अपनी जनता को दे दिया और कहा कि शासक चाहे कोई भी हो, प्रशासक चाहे कोई भी हो, वो सब इस संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, शासन करेंगे। और धीरे धीरे क्रांति की लहर या चेतना की लहर पूरे विश्व के अंदर फैली और दूसरा संविधान अमेरिका ने बनाया और उसके साथ ही संविधान बनते चले गए। और 26 जनवरी 1950 को भारत ने भी एक अपना संविधान बना करके भारतीयों को सौंप दिया और उसी संविधान के अकॉर्डिंग भारत में भी क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। संविधान के अकॉर्डिंग शासन होने से किसी प्रकार की भी अत्याचारी शासक अपना अत्याचार जनता के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इन सब संविधान क्या करता है, नियमों विनियमों का संग्रह, जिससे जनता के ऊपर एक प्रशासन के द्वारा शासन कार्य किया जा सके। कल हमने नॉर्मल सी बात कर ली थी। उसके अलावा हमने कल 3 शासन की नीतियों के बारे में पढ़ा था। राजतंत्र, राजा का शासन, तानाशाही, किसी भी एक व्यक्ति का शासन, या सैनिक शासन जहाँ पर लोकतंत्र या प्रजातंत्र है लेकिन सैनिक कमांडर ने अपनी ताकत से उस पर अपना अधिकार कर लिया, सैनिक शासन। जैसे हम 1999 का तख्ता पलट पढ़ते हैं पाकिस्तान का, वैसे ही हमने कई देशों के बारे में भी पढ़ा था कि वहाँ पे प्रजातंत्र या राजतंत्र था। किसी सेना के अधिकारी या सेनापति ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया तो उसको क्या कहते हैं, सैनिक शासन कहते हैं। तीसरा पढ़ा था लोकतंत्र, मतलब जनता द्वारा, जनता के लिए जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन ही करना क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसके अलावा एक हमने देखा था गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र में हमने थोड़ा सा फर्क भी देखा था। लोकतंत्र के अंदर सरकारें निर्वाचित होती हैं, लोकतंत्र के अंदर सरकारें क्या होती हैं, निर्वाचित होती है, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों के द्वारा जहाँ पर शासन किया जाता है लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन जहाँ पर उस देश का प्रथम नागरिक या उस देश का जो सर्वोच्च पद है वो जनता के द्वारा चुना होता है, वो ही गणतंत्र कहलाता है। जैसे जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें इंग्लैंड में भी कार्य करती हैं, लेकिन वहाँ पे सर्वोच्च पद क्या है, राजा का है। तो राजा का होने के कारण वहाँ पे राजतंत्र है और चुनी हुई सरकारों के होने के कारण वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है। भारत के अंदर लोकतंत्र तो है ही है, चुनी हुई सरकारें हैं सभी राज्यों के अंदर और केंद्र में भी। इसके अलावा उसके साथ साथ क्या है, गणतंत्र है, क्योंकि जो सर्वोच्च पद है वो किसका बना हुआ है, चुनाव राष्ट्रपति का बना हुआ है, जो क्या है, निर्वाचित है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र में हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र या प्रजातंत्र, बात एक ही है। प्रजातंत्र के प्रकार और प्रजातंत्र के 2 प्रकार पढ़ेंगे हम। एक तो है अध्यक्षात्मक और दूसरा है संसदीय। नॉर्मल सा ही ध्यान रखना, आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। विश्व स्तर की हम बात कर रहे हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां पर एक तो बात है पीएम का पद नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इस अध्यक्षात्मक के अंदर सर्व जो शक्तिशाली पद होता है वो शक्तिशाली पद किसका होता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी जो संसद होती है उसके 2 ही सदन होते हैं या एक सदन भी यहाँ पे हो सकता है। तो अध्यक्षात्मक का आप ध्यान रखना। प्रजातंत्र के प्रकार, हालांकि प्रजातंत्र का मतलब वहां पे चुनाव हो रहे हैं,
लेकिन प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रजातंत्र और दूसरे संसदीय प्रजातंत्र। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो प्रजातंत्र है उसके अंदर एक तो पीएम का पद नहीं होता है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। उसी प्रकार संसदीय के अंदर संसद का आपको पता है तीन चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति या राजा, उसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा, या अपने बात करें हम इंग्लैंड की बात करें तो कॉमन सभा या लॉर्ड सभा। वो अपने अपने देश के लोगों की थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि इन दो सदनों को क्या नाम दे। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर सर्वोच्च पद होता है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। भारत में जिनको लोकसभा तथा राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड में कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च पद तो क्या हो गया, राष्ट्रपति का हो गया। वैधानिक यानी कि संवैधानिक रूप से देखें तो संवैधानिक रूप से ताकतवर कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया। इसी लोकसभा या राज्यसभा से एक पद और निकलता है और संसदीय पद कौन होता है, प्रधानमंत्री का पद। और वैधानिक रूप से जो ताकतवर होता है वो ताकतवर कौन होता है, पीएम होता है। और संवैधानिक रूप से ताकतवर कौन होता है, वो अपना राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर संवैधानिक रूप से ताकतवर कौन होता है, राष्ट्रपति। वैधानिक रूप से ताकतवर कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्योंकि इसी प्रधानमंत्री के कहने पर या सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों को अंजाम देता है। तो सामने दिखाई दे रहा है पावरफुल कौन है, प्रधानमंत्री। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति हो गया और संसदीय के अंदर पावरफुल कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसमें सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का भी हो सकता है, राजा का भी हो सकता है। ब्रिटेन की बात करें तो राजा है और भारत की बात करें तो कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये हो गए प्रजातंत्र के दो प्रकार, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। और संसदीय लगभग सभी देशों के अंदर कौन सी पाई जाती है, संसदीय। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी और संसदीय की शुरुआत अगर पूछ ले तो किसने की थी, इंग्लैंड ने की थी। किसने की थी, याद रखना, इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। तो ये तो हो गए प्रजातंत्र के प्रकार। अब देखेंगे हम दो नंबर पर प्रजातंत्र की प्रकृति। प्रकृति का मतलब उसके अंदर जो सरकार होती है वो किस प्रकार की होती है, सरकार। प्रजातंत्र की प्रकृति, प्रजातंत्र किस रूप से कार्य करता है। प्रजातंत्र की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजातंत्र की प्रकृति के अंदर जो सरकार होती है ना, यहाँ पे काम करने वाली सरकारों के स्वरूप देखे जाते हैं। सरकारों के स्वरूप यहाँ पर एकात्मक सरकारें होती हैं, तीन चीज पढ़ेंगे हम। एकात्मक के अलावा यहाँ पर कौन सी होती है, संघात्मक होती हैं। और संघात्मक के अलावा तीसरी कौन सी होती हैं, अर्धसंघात्मक होती है। अर्धसंघात्मक होती है। तीन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। सरकारों के स्वरूप हैं जिन जिन देश के अंदर प्रजातंत्र पाए जाते हैं। तो पहले तो हम देखें कि प्रजातंत्र है तो दो प्रकार की शासन प्रणाली हो सकती है, अध्यक्षात्मक और संसदीय। उसके बाद में देखें कि वहां पर सरकारें होती हैं वो कितनी प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की वहां पर सरकारें हो सकती हैं। एकात्मक सरकार हो सकती है, संघात्मक सरकार हो सकती है और तीसरी कौन सी है, अर्धसंघात्मक सरकार हो सकती है। एकात्मक सरकार का मतलब देखो, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल के अलावा एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी देखो, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल के अलावा दूसरे कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अंदर भी एक तो होती है कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा दूसरी कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। दोनों सरकारों के ताकत के आधार पर ही या दोनों सरकारों की स्वतंत्रता के आधार पर ही तीनों सरकारों के स्वरूप है, याद रख लेना आप। सेंट्रल और स्टेट, इसके अंदर सर्वाधिक जो ताकत वो किसके पास होती है, सेंट्रल के पास से होती है। स्टेट के पास किसी प्रकार का कोई भी पावर नहीं होता है। पूरा का पूरा जो स्टेट का पावर है वो सेंटर पर डिपेंड करता है। इसके संविधान में किसी भी प्रकार का स्टेट पावर नहीं लिखा होता है। अगर संविधान में लिखा होता तो सीधी सी बात है इनको पावर मिलता और इनका पावर क्या हो जाता, कम हो जाता।
मतलब ये जो स्टेट हैं वो सेंट्रल पर ही डिपेंड करते हैं, सेंटर पर ही निर्भर रहते हैं। सेंटर चाहे तो पूरा का पूरा देश अपने अधीन रख सकता है, और सेंटर चाहे तो अपने स्टेटों को क्या दे सकता है, पावर भी दे सकता है। जहां पर इस प्रकार के सेंटर के पास शक्ति है तो वो स्वरूप कौन सा है, एकात्मक। और ये एकात्मक स्वरूप अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड में एक चीज ध्यान रखना, इंग्लैंड जो है वो स्टेट के अंदर नहीं बटा हुआ, किसके अंदर बटा हुआ है, सिटी। एग्जाम्पल स्वरूप देखें हम लंदन, और यहाँ पर कार्य कौन करते हैं, प्रशासक यहाँ पे कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, एकात्मक जहां पर पूरी की पूरी ताकत सेंट्रल के पास हो, स्टेट के पास किसी प्रकार की कोई भी पावर नहीं हो, वहां के संविधान ने पूरी की पूरी पावर सेंट्रल को दे रखी हो। सेंट्रल चाहे तो स्टेटों को कुछ दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता, कभी दे और कभी ले। वो कौन सी सरकार होगी, एकात्मक। मतलब ये पूरे के पूरे स्टेटों को क्या करता है, अपने पास कवर करता है। संघात्मक बात यही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रथम में ये भी लिखा हुआ है, भारत राज्यों का क्या है, संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। एक तो ये शब्द देखना, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद या प्रथम भाग में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, और दूसरा एक नाम फेडरलिज्म ऑफ स्टेट। ये लिखा हुआ कहाँ के संविधान में, अमेरिका के संविधान में, और ये लिखा हुआ कहाँ पर, भारत के संविधान। यूनियन शब्द का अर्थ भी क्या होता है, ध्यान से देखना, संघ होता है, और फेडरलिज्म शब्द का अर्थ भी ध्यान से देखना क्या होता है, संघ होता है। फिर भी संघ होने के बाद में ये है राज्यों का संघ भारत, और वो भी है राज्यों का संघ अमेरिका, दोनों ही राज्यों के संघ हैं। अब देखना संघात्मक, जिस देश का संविधान सेंट्रल को भी पावर दे और वहां के स्टेटों को भी बराबर पावर दे, और किस लगभग परिस्थितियों के अंदर ये जो स्टेट हैं ये अपने पावर का उपयोग करने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वो कौन सा हो गया, संघात्मक हो गया। अमेरिका के अंदर वर्तमान में 51 स्टेट हैं, और 51 स्टेटों के पास अपनी अपनी ताकतें हैं, अपने अपने न्यायालय हैं, अपने अपने कार्य करने की क्या है, शैली है। हालांकि वो 51 एक साथ किसके अधीन है, अमेरिका की सेंट्रल के अधीन है, लेकिन जब चाहे वो क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अमेरिका के संविधान में फेडरलिज्म और स्टेट लिखा हुआ है, राज्यों का संघ, जिसके अंदर राज्य क्या है, स्व आधारित ताकतों से सुसज्जित है, वो तो क्या हो गया, फेडरलिज्म और स्टेट। फेडरलिज्म ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि राज्य एक समझौते के तहत एक जगह आए थे और वो वापस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये तो गई अमेरिका की बात। दोबारा देखो, संघात्मक, सेंट्रल व स्टेट दोनों के मध्य संविधान ने दोनों को पावर दे रखे हैं। किन्हीं परिस्थितियों में सेंट्रल को ज़्यादा पावर है और किन्हीं परिस्थितियों में स्टेट को ज़्यादा पावर है। सेंट्रल स्टेट को के ऊपर अपने आप तानाशाही या मनमानी नहीं कर सकता, मतलब संघ के रूप में सभी राज्यों को क्या है, बराबर ताकतें प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जब चाहे तो इनकी ताकतों को सेंट्रल वापस नहीं ले सकता है, और नहीं ले सकता तो मतलब पूरे संघ के अंदर मतलब 51 के 51 स्टेटों में क्या है, ताकत है। तो ये क्या हो गया, संघात्मक। यहाँ पे तो देखो एकात्मक में तो वापस ले सकता था वो पूरा का पूरा, अपनी मर्जी दे तो दे। तो अमेरिका क्या हो गया, संघात्मक। और विश्व में सबसे पहले संघात्मक को लेके भी कौन आया था, अमेरिका ही लेके आ गया था। इस दो शब्द को हम देखते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरलिज्म ऑफ स्टेट। भारत के संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, भारत भी संघ है राज्यों का, लेकिन यूनियन का मतलब ताकत के लिए वो एक जगह इकट्ठे हुई हैं। इनको अलग करने के लिए या ताकत को तोड़ने के लिए भारतीय संविधान उनको ये शक्ति नहीं देता कि आप अलग अलग हो जाओ, जब चाहो कह दे कि मैं अलग देश बनाऊंगा, मैं अलग हो सकता हूँ, मैं अलग हो सकता हूँ। एक जगह होने की शक्ति तो भारतीय संघ में है, लेकिन उनको अलग अलग होने की शक्ति भारतीय संघ ने प्रदान नहीं की। तो यूनियन का मतलब तो एक साथ आ तो गई, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकते। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघ, उस संघ के वो सदस्य अपनी मर्जी से बन गए समझौते के तहत, और अपनी मर्जी से उस संघ से क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ तथा यूनियन तथा फेडरलिज्म शब्द के अंदर यही सबसे बड़ा अंतर है, और यही संघीय प्रणाली का सबसे बड़ा अंतर भारतीय शासन प्रणाली में भी देखा जा सकता है। तो यूनियन और इसका भी आप ध्यान रखना। अर्धसंघात्मक का मतलब
सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। राज्य सरकारें अपने कार्य करती हैं, लेकिन राज्य सरकारों को ऐसा किसी भी प्रकार का पावर नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के काबू से बाहर भी कार्य कर सके। समझ गए मेरी बात? जैसे अमेरिका वाले अलग हो सकते थे राज्य, लेकिन अर्धसंघात्मक वाले राज्य अलग नहीं हो सकते। हालांकि इनको कार्य करने के लिए अनेक स्वतंत्र कार्य दिए गए हैं अपने विकास हेतु, अपने राज्य के प्रशासन करने के लिए भी इनको अलग कानून दिए गए हैं, लेकिन इसी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी मनमर्जी संधि समझौते कर सके। तो ये क्या हो गया? अर्धसंघात्मक है। इनके दौरान सेंट्रल इनको कई पावर दे भी सकता है और ले भी सकता है। जैसे हम बात करें कि भारत के अंदर जब अनुच्छेद 356 लगता है या 352 लगता है राष्ट्रपति शासन, तो सभी राज्यों की शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास, मतलब एकात्मक हो गया। और जब नॉर्मल प्रशासन होता है तो सभी राज्यों के पास अपनी अपनी ताकत होगी, तो कौन सा हो गया? संघात्मक हो गया। इस प्रकार भारत एकात्मक भी है, अर्धसंघात्मक भी है और संघात्मक भी है। परिस्थितियों के अनुसार भारत में अगर प्रश्न पूछेगा तो परिस्थितियों के अनुसार पूछेगा कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था। अगर पूछ लें कि भारत में 352 लगी हुई है, भारत के अंदर आपातकाल लगा हुआ है, इस समय भारत की प्रशासनिक स्थिति कैसी है? संघात्मक, एकात्मक या अर्धसंघात्मक? तो किस प्रकार की है? एकात्मक, क्योंकि आपातकाल के दौरान पूरी की पूरी ताकत किसके पास जा चुकी है? केंद्र के पास जा चुकी है। तो अर्धसंघात्मक के अंदर सेंट्रल और स्टेट को पावर होती है, वापस भी ले सकता है, कुछ पावर होती है कभी भी वापस नहीं ले सकता। हालांकि इंटरनेशनल स्तर पर स्टेट अपना किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। और इस अर्धसंघात्मक को लेकर कौन आया था? कनाडा। और भारत ने भी, याद रखना, भारत ने भी जो अर्धसंघात्मक जो स्वरूप लिया है, केंद्र व राज्यों के मध्य जो बंटवारे का जो स्वरूप लिया है, वो अर्धसंघात्मक ही है भारत का। न तो संघात्मक है, न एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है। तो कई बार प्रश्न ही पूछ लिया जाता है अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। एक चीज का और ध्यान रखना, राष्ट्रपति है, केंद्र सरकार है। सॉरी भाई, इधर देखो आप, एक चीज का और ध्यान रखना, उसी से रिलेटेड यहां पे अपनी है कौन सी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के तहत सभी राज्यों के अंदर क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं? राज्यपाल। और ये राज्यपाल उन राज्यों के अंदर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और ये राज्यपाल भी इस व्यवस्था को क्या बनाते हैं? अर्धसंघात्मक बनाते हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि जब राज्यपाल हैं, केंद्र के लिए राज्यों में कार्य कर रहे हैं, मतलब राज्यों के ऊपर ये अपना अधिकार जमा रहे हैं, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अपना प्रभाव कर रहे हैं, सेंटर को राज्यों की जानकारी देते हैं। तो ये जो राज्यपाल पद है अर्धसंघात्मक का हो गया। पूछ लें कि ये राज्यपाल का पद भारत ने कहाँ से लिया था या कहाँ से अधिग्रहित किया था? तो वो कहाँ से किया था? कनाडा से ही किया था। अब पढ़ेंगे हम प्रजातंत्र के स्तंभ कौन कौन से हैं। प्रजातंत्र अपना कार्य किस प्रकार करता है, किस प्रकार की ताकत प्राप्त होती है? तो प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं। विधायिका, सॉरी भाई 4 स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा हम मान सकते हैं प्रेस को। प्रजातंत्र के स्तंभ। और प्रजातंत्र के स्तंभ कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारतीय संविधान में भी कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपस में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए और कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब कार्यपालिका के निर्माण के अंदर न्यायपालिका की भूमिका नहीं होनी चाहिए, वरना न्यायपालिका कार्यपालिका में उन लोगों को बैठाएगी जो न्यायपालिका की बात को मानते हैं। उसी प्रकार न्यायपालिका के निर्माण में कार्यपालिका का भी किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वरना कार्यपालिका उस प्रकार के लोगों को न्यायपालिका के अंदर बैठाएगी जो कार्यपालिका की बात मानते हैं। अनुच्छेद 50 साफ कहता है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या कहता है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। कहता क्यों है ये देखो कि इन दोनों के बीच में ये जोड़ क्यों चलता है कि कार्यपालिका निर्माण में न्यायपालिका का अधिकार न हो और न्यायपालिका निर्माण में कार्यपालिका का अधिकार
न हो। कौन सी वजह है जो दोनों को स्वतंत्र रखने के लिए मजबूर करती है? अगर ये दोनों स्वतंत्र नहीं हुए तो देश को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। विधायिका संसद के दोनों सदन है और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर क्या बनती है? विधायिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना, कानून बनाना। इसी लोकसभा में कुछ मंत्री होते हैं जो कार्यपालिका के रूप में करते हैं और कार्यपालिका का कार्य होता है ये जो कानून बने उन कानून बनने को क्या करना? लागू करना। न्यायपालिका ये देखती है कि जनता ने कुछ लोगों को चुन के भेज दिया, वो जनता पर शासन करने के लिए कानून बना रहे हैं और उन्हीं में से कुछ लोग कार्यपालिका के रूप में कानूनों को लागू कर रहे हैं। क्या ये लोग जनता के साथ गलत कार्य तो नहीं कर रहे? इसी प्रकार का कोई कानून तो लागू नहीं कर रहे जो जनता के लिए नुकसानदायी हो? या ये जो शासन कर रहे हैं वो संविधान का अतिक्रमण करके तो नहीं कर रहे? या इनके द्वारा बने कानून किसी प्रकार के संविधान को नुकसान तो नहीं कर रहे? इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है उस समय जनता तो जाके इनको बोल नहीं सकती कि आप क्या कर रहे हो। उस समय उस कानून को रोकने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। अब सीधी सी बात है, अगर दोनों ने आपस के अंदर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, कार्यपालिका बनाना न्यायपालिका के हाथ में और न्यायपालिका बनाना कार्यपालिका के हाथ में हो, तो ये लागू करेंगे, उसको रोकने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। तभी इन दोनों को क्या कहा है? स्वतंत्र। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 के अंदर। तो ये है प्रजातंत्र के स्तंभ। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, ये कार्यपालिका के तहत क्या करते हैं? कानूनों को लागू करते हैं। न्यायपालिका इनको रोकने का कार्य करती है, इनके अंदर सुधार या जनता की सुरक्षा का कार्य करती है। और एक होती है प्रेस, चौथा स्तंभ कहलाता है प्रजातंत्र का। याद रखना भी, चौथा स्तंभ। ये कहते हैं कि विधायिका क्या कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका उसके लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही, या तीनों मिली भगत से किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, या अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं तो कर रहे, या किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कर रहे हैं। इनकी पोल खोलने का कार्य या इनके कार्यों को जनता के सामने उजागर करने का कार्य कौन करती है? प्रेस करती है। आज और काल में हमने प्रजातंत्र के बारे में, प्रजातंत्र के प्रकार, लोकतंत्र, राजतंत्र, विश्व में संविधान, 5-6 इंपॉर्टेंट बातें की थी। इनमें से लगभग 50-60 क्वेश्चन बनते भी हैं। कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण और निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। मेरा प्रश्न ये रहेगा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न का आंसर भी दें। भारतीय संविधान निर्माण के प्राथमिक स्वरूप कहाँ पर दिखाई देते हैं? कौन से एक्ट के अंदर दिखाई देते हैं? अंग्रेजों ने अनेक एक्ट बनाए थे भारतीय संविधान बनने से पहले। कौन से एक्ट में दिखाई देते हैं या कहाँ पर दिखाई देते हैं? प्रश्न दोबारा सुन लो, भारतीय संविधान निर्माण के अंश कहाँ पर दिखाई देते हैं? भारतीय संविधान निर्माण के अंश कहाँ पर दिखाई देते हैं? दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये परिभाषा किसने दी थी? तीसरा प्रश्न ये रहेगा, विश्व में प्रथम संविधान कहाँ पर लागू हुआ था? चौथा प्रश्न ये हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा प्रश्न आपके लिए रहेगा कि भारत के अंदर दास प्रथा को समाप्त कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखना, डेली प्रश्न याद करना। एक दिन मैं कहता हूं कि आप रेगुलर सिस्टम में अगर लगे रहे तो आपकी ये जो कमांड है, सब्जेक्ट की कमांड है या जीके की कमांड है, जो भी आपकी कमांड है, एक दिन शानदार हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।